Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। तीसरे चरण का चुनाव 7 तारीख को होना है और तीसरे चरण में मध्य प्रदेश में 9 सीटों के लिए चुनाव होना है। पहले वैसे 8 सीटों के लिए घोषणा हुई थी, लेकिन 9वीं सीट बैतूल, क्योंकि पहले बैतूल का जो है इलेक्शन पोस्टपोन होकर के 7 तारीख के लिए कर दिया गया था। तो 9 सीटों के लिए जो है तीसरे चरण में चुनाव होना है। वैसे तो सभी सीटें इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन 3 सीटें ऐसी हैं जिस पर सभी की निगाहें गड़ी हुई हैं। उनमें से एक सीट है गुना, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और दूसरी सीट है राजगढ़, जहां पर दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और तीसरी जो इंपॉर्टेंट सीट है वो है विदिशा, जहां पे शिवराज सिंह चौहान, जो इससे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, वो चुनाव लड़ रहे हैं। आज सभी सीटों पर चर्चा करेंगे, लेकिन फोकस हमारा इन 3 सीटों पर रहेगा। भोपाल की भी बात करेंगे, क्योंकि भोपाल में भी 7 तारीख को चुनाव होना है। बाकी सीटों पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन फोकस इन्हीं 3 सीटों पर रहेगा। और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर अरुण दीक्षित। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, वैसे तो 9 की 9 सीटें इंपॉर्टेंट हैं, मतलब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि 29 में से 29 जीतेंगे, और कांग्रेस पार्टी अगर एक भी सीट में कुछ उलटफेर कर देती है तो कांग्रेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीट हो जाती है। 100% हो जाएगा। तो सर, आपको ऐसा लगता है कि इसमें से, इन सीटों में से कोई, क्योंकि छिंदवाड़ा निकल गई है पिछले चरण में, तो इन सीटों में से कोई भारतीय जनता पार्टी के लिए अपसेट सीट हो सकती है? और ये भी इसलिए भी पूछ रहा हूं क्योंकि ये कांग्रेस के लिए गुना पहले एक श्योर सीट मानी जाती थी, लेकिन 2019 में जब से सीट हारे और उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में गए, तो अब ये बीजेपी की कंफर्म सीट मानी जा रही है। हेमंत जी, एक चीज तो पक्की है कि राजगढ़ सीट जिस पर पहले बात करें, दिग्विजय सिंह वो चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने उस चुनाव को बहुत टफ बना दिया है बीजेपी के लिए। बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं वो पुराने सांसद हैं और उनको लेकर के पार्टी के भीतर काफी नाराजगी थी। तो दिग्विजय सिंह पैदल चल के गांव-गांव जाके, रोज पैदल चल के उन्होंने चुनाव, तो वहां कुछ भी संभव है, वहां बीजेपी का दावा टूट सकता है। अच्छा सर, जो राजगढ़ की सीट है उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो संघ की स्ट्रांग सीट है, क्योंकि वहां पर जैसे पीयूष गोयल के पिताजी, वो कभी उनका कोई लेने देना यहां से नहीं था, राजगढ़ से सांसद रहे, और भी साउथ इंडिया के भी लोग यहां से सांसद रहे हैं बीजेपी के टिकट पर। तो भाई बीजेपी जिसको भी खड़ा कर देती है उसको जिताने में सक्षम रहती है। हालांकि दिग्विजय सिंह जीते हैं यहां से 84 और उसके बाद 90 में, और उसके बाद उनके भाई भी जीते हैं, लेकिन क्या आरएसएस का स्ट्रेंथ नहीं है वो सीट? नहीं, आरएसएस की स्ट्रेंथ हुआ करती थी, लेकिन आप देखिए कि पहले दिग्विजय सिंह खुद सांसद थे, जब वो मुख्यमंत्री बने उन्होंने वो सीट छोड़ी, फिर उनके भाई वहां से जीते, बाद में उनके भाई फिर चुनाव जीते, बीजेपी में गए जी। उनको चुनाव उन्होंने हराया था, वो जो कृष्ण का रोल कर रहे थे, उन्हें भी, नीतीश भारद्वाज को भी चुनाव हराया था। तो एक जमाने में खुद दिग्विजय सिंह प्यारेलाल खंडेलवाल से चुनाव हारे थे, लेकिन बाद में वो जीत गए। वो तो बहुत कम मार्जिन से हारे हाँ, बाद में जीत लिया। लेकिन 2009 में कांग्रेस जीती, उसके बाद 14 और 19 ये बीजेपी नहीं जीती, बीजेपी जीती, और बड़ा मार्जिन रहा 19 में। तो मार्जिन तो लहर जिस तरह की चल रही थी, तो इस बार ये है कि दिग्विजय सिंह को, मतलब 77 साल की उम्र में दिग्विजय सिंह जितनी मतलब ताकत और शिद्दत के साथ जो जा रहे हैं लोगों के बीच, और सबसे बड़ी बात जो है वो जो हम लोगों को खबर, मैं भी उस इलाके में 1-2 दिन गया हूं, तो वहां के लोग, ये नहीं है कि बीजेपी नहीं है, बीजेपी अपनी जगह है, बीजेपी सब है, लेकिन दिग्विजय सिंह को लेकर के जो सीनियर सिटीजन है, जो 40 साल से ऊपर की उम्र के लोग हैं, वो बात करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि संघ की तमाम कोशिशों के बाद सीधी चुनौती वॉकओवर नहीं है, और मैं तो ये मानता हूं कि बड़ा उलटफेर वहां हो सकता है। अच्छा सर, एक सवाल ये, इस बात पर कितना दम है या कितनी सही है ये बात जो कही जा रही है कि कांग्रेस के जितने भी कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं उसमें सबसे सीरियस और सबसे ज्यादा मेहनत दिग्विजय सिंह कर रहे हैं? ये सही है, कोई कैंडिडेट कहीं कांग्रेस का इस तरह से मेहनत करता नजर नहीं आ रहा है। हाँ, नकुलनाथ ने की थी, नकुलनाथ के माँ बाप, पत्नी, बच्चे सब चुनाव में थे, ठीक दिग्विजय सिंह के साथ वही है।
और दिग्विजय सिंह उसके अलावा खुद पैदल भी। दिग्विजय सिंह के परिवार भी है, बेटा विधायक है उसी क्षेत्र से, भाई हालांकि वो चुनाव हार गए लेकिन वो भी मैदान में है, और दिग्विजय सिंह खुद तो है, रिश्तेदार भी हैं और सब है। और फिर वो इलाका जो है उसमें कुछ सीटें जैसे खिलचीपुर है, तो वो भी वहां से प्रियव्रत सिंह जीतते थे पहले, तो वहां आप ये कह सकते हैं कि रोडमल नांगर की उदासीनता और उनके प्रति, चूंकि संघ में बहुत सारी बातें हुई थी, उसको देखें अगर तो उसका फायदा दिग्विजय सिंह को मिल सकता है। अच्छा सर, दिग्विजय सिंह वाली सीट के बाद मतलब फाइनल इसी सीट का मेरा सवाल आपसे है, उसके बाद बाकी सीटों पे बात करेंगे कि यदि दिग्विजय सिंह इस चुनाव में जीत हासिल करने में कामयाब होते हैं, 4 तारीख को वो जीत के आते हैं, तो सरकार चाहे किसी की भी बने हो, बीजेपी की बने या इंडिया की बने, कोई भी बने, लेकिन मध्य प्रदेश की कांग्रेस की राजनीति में कोई फर्क पड़ेगा उनके जीतने के बाद? बिल्कुल पड़ेगा। मध्य प्रदेश की कांग्रेस आज जिस तरह से चल रही है, उस कांग्रेस का होना और ना होना बराबर है। जिस व्यक्ति को नेतृत्व केंद्रीय इकाई ने सौंपा, उसने लगातार, कितने लोगों ने छोड़ा है क्या उस मुद्दे पे बात ना करें, लेकिन उसने साबित कर दिया कि वो गंभीर नहीं है, उसमें वो परिपक्वता नहीं है जो इस पद के लायक होनी चाहिए। तो ये सबसे बड़ा 4 जून के बाद जो सबसे पहला काम होगा, अगर कांग्रेस नेतृत्व चाहता है कि वो सर्वाइव करे, तो उसको मध्य प्रदेश की इकाई बनानी पड़ेगी। और दिग्विजय सिंह अगर चुनाव जीत जाते हैं तो आप ये मान के चलिए कि उन्हें कोई इग्नोर नहीं कर पाएगा, उनकी उपेक्षा नहीं हो पाएगी, जैसा वो चाहेंगे वैसा होगा। और सर अब बात कर लेते हैं गुना की, क्योंकि ये भी कांग्रेस की सीट हुआ करती थी किसी जमाने में, लेकिन 2019 के बाद ये भाजपा की सीट हो गई। वहां पे केपी यादव चुनाव जीते थे, अब लेकिन केपी यादव ने जिसको हराया था वही चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा के टिकट पे। वहां पे यादव भी काफी संख्या में, मध्य प्रदेश में यदि कोई सीट है, अगर यादव लोग अगर फर्क डाल सकते हैं तो वही सीट है। माइनॉरिटीज की भी वहां अच्छा खासा वोट बैंक है। क्या आपको लगता है कि केपी यादव को टिकट अगर जो भाजपा ने नहीं दिया उससे यादव समाज में रोष हो सकता है, और क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं? देखिए, 2 चीजें हैं। पिछले चुनाव में बीजेपी ने, मैं फिर नाम लूंगा, प्रभात झा और जयभान सिंह पवैया, ये वो लोग थे जिन्होंने बाकायदा चैलेंज देके, इनकाउंटर शुरू हुआ अब, मतलब इस तरह से कह के और उतरे थे। और तब ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने ही सहायक रहे कृष्णपाल सिंह यादव से चुनाव हारे थे। बहुत बड़ा झटका था कांग्रेस के लिए भी और खुद सिंधिया के लिए, क्योंकि वो 1.25 लाख के अंतर से चुनाव हारे थे, जो वो पुश्तैनी सीट जहां से उनकी दादी, जहां से उनके पिताजी। तो इसकी एक बड़ी वजह थी कि सिंधिया का शाही व्यवहार और उनके परिवार का व्यवहार पूरे इलाके में, ये बात मुद्दा बनी थी। उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बहुत कोशिश की अपने आप को बदलने की। बीजेपी में जाने के बाद तो वो एकदम बदल गए हैं, उनका पूरा अंदर की बात भगवान जाने, लेकिन बाहर से तो वो पूरा एकदम आमूलचूल परिवर्तन हो गया है। उन्होंने अपनी जात भी बता दी है कि वो कुर्मी हैं, सारी चीजें कर ली हैं। पर अब बात ये आती है कि उनके सामने कौन है। कृष्णपाल सिंह यादव को टिकट नहीं दिया, अमित शाह ने उनकी ड्यूटी कहीं बैतूल और इधर कहीं लगा दी थी, वो वहां नहीं है, उनको नहीं रहने दिया। ये कह के आ गए कि हाँ हम उनका ख्याल करेंगे, उन्हें ले जाएंगे। लेकिन ये बात है कि एक और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश और बिहार के यादवों को सेट करने के लिए, उनको पटाने के लिए मोहन यादव को तीसरी लाइन से उठा के मुख्यमंत्री बना देती है। वहीं उस कृष्णपाल सिंह यादव को जिसने इतिहास बनाया, जिसने सिंधिया खानदान के वारिस को उसी के इलाके में हरा के इतिहास बनाया, उसकी कोई पूछ परख नहीं है। तो ये जो आपने कहा ना, यादवों में नाराजगी है। और संयोग यह है कि जो सामने चुनाव लड़ रहे हैं यादवेंद्र सिंह, वो भी यादव है। उनके पिता राव देसराज सिंह पुराने नेता थे, उनकी मां भी विधायक रही है, पूरा परिवार राजनीति में है। और हम लोग बाई इलेक्शंस में गए हैं, तो उनका अच्छा खासा प्रभाव अपनी कम्युनिटी में है। और जो आपने कहा कि अगर माइनॉरिटी आ जाए, यादव आ जाए और दूसरे लोग, तो फिर तस्वीर में मतलब सिक्का किस तरफ गिरेगा नहीं कह सकते। और इसका एहसास ज्योतिरादित्य सिंधिया को है, और शायद इसीलिए कि उन्होंने कुर्मी वोटों को रिझाने के लिए उमा भारती को बुलाया था। उमा भारती उनका प्रचार करने गई थी।
तो ये बहुत बड़ी बात है। अन्यथा वहां राजमाता, फिर बाद में माधवराव जी सिंधिया, बाद में मतलब इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। इसलिए परिवार भी लगा है, खुद अमित शाह भी उनके लिए प्रचार करके आए हैं। और जिन उमा भारती को कोई नहीं पूछ रहा है, उनको भी विचारों ने बुला लिया, वो भी चुनाव प्रचार करके आई हैं। तो मतलब मामला आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। अच्छा, तीसरी इंपॉर्टेंट सीट सर है विदिशा। विदिशा में तो शायद एक तरफा होगा। शिवराज सिंह चौहान पहले भी सांसद वहां से रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के। क्या वो रिकॉर्ड मार्जिन से वहां पे जीत हासिल करने में कामयाब होंगे? प्रताप हेनू उनके समक्ष खड़े हैं। विदिशा में चुनाव हो ही नहीं रहा है। मैं 2-3 विधानसभा क्षेत्रों में गया। अभी 3 दिन पहले मैं इछावर विधानसभा क्षेत्र में था, उससे पहले मैं इधर रायसेन और इधर वाले इलाकों में गया था। कहीं कोई नहीं, एकदम सन्नाटा है। क्या हुआ कि मैं इछावर में थे तो वहां मार्केट में पूरे बाजार में 10-12 जगह बीजेपी की झंडियां लगी थी, वो भी झुकी हुई, सीधी झंडी नहीं थी, झुकी हुई। कांग्रेस का एक घर के सामने 4 छोटे छोटे झंडे थे, लेकिन वो घर भी बनता, झंडे भी झुके हुए थे। तो मैंने एक चाय की दुकान पे पूछा, तो लड़का था, उसने कहा सर उन्हें पता है कि वो जीत रहे हैं इसलिए कोई नहीं आ रहा, काय को पैसे खर्च करें, काय को झंडा बैनर लगाएं, और उनको भी पता है कि वो हार रहे हैं इसलिए वो क्यों पैसे खर्च करें। तो हम करीब 200 किलोमीटर घूमे उस एरिया में, तो हमको एक जगह कुछ 3 युवक एक मोटरसाइकिल पे भाजपा का झंडा ले जाते हुए दिखे, और कहीं कोई चुनाव का वो नहीं है। पर ये जरूर है कि सबको मालूम है कि शिवराज सिंह, पर ऐसा कोई रिकॉर्ड मार्जिन सेट होगा ऐसा तो नहीं दिख रहा है। नहीं, मुझे लगता है कि वोटिंग परसेंटेज जो है ना, वो भी पहले जैसा नहीं होगा, क्योंकि पिछले चुनाव में 2019 के चुनाव में रमाकांत भार्गव कई लाख वोट से जीत गए थे। तो अब तो शिवराज सिंह है, लेकिन ये जमीनी हकीकत यह है कि लोगों में उत्साह नहीं है। आदिवासी गांव जो इस इलाके में आते हैं उन्हें पता नहीं कब चुनाव होगा, लेकिन फिर भी शिवराज सिंह जीत तो उनको कोई चुनौती नहीं। अच्छा सर, ये तो 3 वो सीटें हुई जिसपे सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, लेकिन 3 सीटें ग्वालियर चंबल डिवीजन की हैं जहां पे उलट। एक और चीज मैं बताऊं आपको, एक चीज का फर्क पड़ा, बातचीत हुई थी। नरेंद्र मोदी ने कहा था शिवराज जी को मैं ले जाऊंगा, उनकी तारीफ की थी, उन्हें चिट्ठी उठी। उसका जिक्र एक युवक ने किया जो पढ़ा लिखा लग रहा था। उसने कहा अब कह रहे हैं अपने साथ ले जाएंगे, तब तो मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि विदिशा कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों के मन में इस बात का क्षोभ है कि उनके नेता को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया गया। ये एक फैक्टर शिवराज सिंह के पक्ष में जाता है। जा सकता है। अच्छा सर, अब ये 3 सीटों के अलावा जो 3 अन्य सीटें जो इस फेज में हो रही हैं, जो काफी जहां पे ये कहा जा रहा है कि भाई कांटे की टक्कर है या मुकाबला कड़ा भी हो सकता है, वो है ग्वालियर चंबल डिवीजन की, जिसमें भिंड है, मुरैना है और ग्वालियर है। क्या आपको लगता है भिंड में या मुरैना में या ग्वालियर में कोई उलटफेर हो सकता है? देखिए, तीनों जगह, जैसे सबसे पहले मुरैना की बात करें, मुरैना में कांग्रेस और बीजेपी कांटे की टक्कर में है, और इसी वजह से बीजेपी ने एक व्यक्ति को जो शायद बीएसपी से लड़ने जा रहा था उसको लिया, अपने पार्टी में शामिल किया है, क्योंकि पता है इनको, और दोनों राजपूत बीजेपी और कांग्रेस से लड़ रहे हैं, तो ट्रायंगल ना बने इसलिए बीएसपी में नहीं जाने दिया, और बीएसपी अघोषित समर्थन तो कर ही रही है। पर यह है कि वहां जनता चुनाव लड़ रही है, वहां बीजेपी कांग्रेस के अलावा, क्योंकि आप याद करो 19 के चुनाव में जब लोग लाखों में बन रहे थे, तब नरेंद्र सिंह तोमर 1,10,000 या 1,12,000 वोट से जीते थे। ये रावत साहब जो हैं ये भी भाजपा की तरफ गए हैं अभी? नहीं, रावत गए हैं, इनकी भी एक सीट है उसमें। लेकिन मैं एक बात कहूं आपसे कि कोई भी आम आदमी ये कांग्रेसियों के पाला बदलने से खुश नहीं है, और ना ही कोई वोट शिफ्ट हो रहा है इनके साथ। जो जहां है वो वहीं रहेगा। जो कांग्रेसी वोट था वो रावत का वोट नहीं था। कांग्रेस के लिए अब जो है सबसे बड़ी चीज ये है कि मैंने कहा ना आपसे कि पब्लिक चुनाव लड़ रही है। पब्लिक मूड जो है बहुत खराब है, बहुत बदला हुआ है, और लोग बहुत सारे सवाल अब उठा रहे हैं। मैं इसी रास्ते में एक छोटी सी जगह पर रुका था, वहां एक बूढ़ा आदमी, वो तो मतलब आप क्या, अचानक जैसे ही पूछा चुनाव, उसने गाली देना शुरू कर दिया।
तो ये भी एक पक्ष है। तो अच्छा, मुरैना डिफिकल्ट है, और भिंड और ग्वालियर में सर? देखिए, भिंड में क्या है, फूल सिंह बरैया जो है वो बीएसपी से आए हैं। दलित नेताओं में उनकी नंबर 1 की गिनती एक जमाने में होती थी। अब चूंकि मायावती की एक आदत है किसी को पनपने नहीं देती, इस वजह से वो बीएसपी से बाहर हुए, पर संध्या राय को वो अच्छी टक्कर दे रहे हैं। आसान नहीं है, हालांकि इन्होंने वो कांग्रेस में पहले जो लड़का जिसको टिकट देने का वायदा किया गया था उसको बीजेपी में शामिल कराया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनकी पर्सनैलिटी फूल सिंह कास्ट बेसिस पे कोई डिवीजन हो जाए वहां पे, अपर कास्ट और दलित का कोई फैक्टर आपस में? नहीं, वो तो सीट रिजर्व सीट है, वो रिजर्व सीट है, तो वो दोनों तरफ वही स्थिति है। हाँ, लेकिन अब यह है कि जो वहां के अपर कास्ट एंटी फूल सिंह बरैया, क्योंकि उनके पास्ट की स्टेटमेंट्स कुछ इस तरह के रहे। अगर वो दूसरी भी चीज है ना कि और भी कई फैक्टर हैं, वो ब्राह्मणों को गाली देते रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इससे वो दूसरी जातियों को वहां हीरो भी बने। हाँ, हीरो भी बने हैं, पर्टिकुलरली अपने उस कुनबे में, और ओबीसी भी हैं उस इलाके में। तो ब्राह्मण और ठाकुर, इनके खिलाफ भी तो लोगों में जो दूसरी जातियां हैं, तो वो असर भी पड़ता है कि भाई कोई तो बोलता है। अच्छा सर, तो फिर अब ये 6 सीटें होगी, ग्वालियर का भी थोड़ा सा बता दीजिए उसके बाद। ग्वालियर में तो बहुत मजेदार स्थिति है कि एक जमाने में ग्वालियर बहुत इंपॉर्टेंट सीट होती थी। इस बार बीजेपी ने अपने हारे हुए विधानसभा हारे व्यक्ति को दिया, वो ओबीसी है, और कांग्रेस ने उसको दिया है जो उनका एमएलए था और बहुत कम अंतर से हारा है, वो युवा है, काफी वो रहा है। लेकिन एक मजेदार बात है, पहली बार ग्वालियर में बहुत लंबे समय बाद एक मराठी समाज की पूरी उपेक्षा हुई है। विवेक शेजवलकर इससे पहले लोकसभा सांसद थे, वो वहां के शायद महापौर भी रहे थे। अचानक पूरे मराठी समाज को बेदखल कर दिया गया है राजनीति से। ये बात पहले भी उठी थी कि इंदौर में सुमित्रा महाजन, और तो पूरे प्रदेश में मराठी कम्युनिटी में एक मैसेज ये गया हुआ है कि बीजेपी अब आपके साथ नहीं है। तो इसका अगर कुछ असर पड़ता है तो नतीजा तो तस्वीर बदल सकती है। अच्छा सर, इसके बाद अब आप आ जाइए। वैसे तो विदिशा में भी चुनाव है, सॉरी बैतूल में भी चुनाव है, सागर में भी चुनाव है, और भोपाल में भी चुनाव है, लेकिन हम बात सिर्फ भोपाल की करेंगे क्योंकि सागर और विदिशा तो लगभग, सागर और बैतूल तो बीजेपी की स्ट्रांग होल्ड सीट्स मानी जाती हैं काफी पुराने समय से, लेकिन भोपाल भी उन्हीं सीटों में से शामिल है। लेकिन इस बार जो मुकाबला है उसको आप कैसे देख रहे हैं? भोपाल में क्या कोई उलटफेर होने की संभावना है? देखिए, कांग्रेस ने जो टिकट दिया है, उनके प्रत्याशी को नाम आने से पहले बहुत कम लोग जानते थे। कहा यह गया कि उनकी मां राजनीति करती थी, वो जिला पंचायत अध्यक्ष रही काफी पहले। लेकिन असल बात यह है कि कांग्रेस ने, एक तो बड़ा आदमी दिग्विजय सिंह की बड़ी हार के बाद कोई तैयार नहीं था। और आप याद करिए कि 89 में खुद स्वर्गीय मंसूर अली खान पटौदी हार गए थे, तो उनको हराया था फूलचंद, कुछ और नाम था उनका, वर्मा जी थे जो रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी, वो लंबे समय तक रहे। इसके बाद चुनाव लगातार कांग्रेस जीती है, उमा भारती जीती, बीजेपी जीती है, सॉरी उमा भारती जीती, कैलाश जोशी जीते, जो भी आया वो जीता। इस बार आलोक शर्मा का मुकाबला अरुण श्रीवास्तव से है, और सबसे मजे की बात यह है कि जिससे बात करो वो कहता 4.5 लाख कायस्थ है। और दूसरी बात आती है कि फिर मुसलमान है, माइनॉरिटीज भी इतनी है। हाँ। और तीसरी बात आती है कि बीजेपी के लोग ही आलोक शर्मा को हराना चाहते हैं, जैसे उन्हें विधानसभा का चुनाव हराया, क्योंकि 1993 में बीजेपी जीती थी जब रमेश शर्मा गुट्टू भैया वहां से जीते थे, उन्होंने आरिफ वकील को हराया था, या आरिफ वकील निर्दलीय लड़े थे, जो भी है वो उस इलाके। उसके बाद आरिफ वकील जीतते रहे, इस बार उनका बेटा जीता है। तो ये जो चीज है कि आलोक के खिलाफ उनके अपने हैं, क्योंकि वो आलोक जुड़े हुए हैं शिवराज सिंह से, उनके बहुत करीबी हैं, कहा ही जाता है कि उन्होंने टिकट दिलाया। पर इसका अगर उसको रोक लिया गया, अगर ये जो पार्टी के भीतर आलोक के खिलाफ जो माहौल है, जो लोग काम कर रहे हैं, अगर उनको ठीक कर लिया गया अगले 3 दिन में, आज के बाद सिर्फ 3 दिन है, चौथे दिन वोट पड़ेगा, तब तो फिर भोपाल जो था वही रहने वाला है। और यदि वो कामयाब नहीं हुए उसको, और अगर पार्टी, क्योंकि अब प्राइम मिनिस्टर का रोड शो भी हुआ तो कुछ ऐसा रोड शो 500 मीटर का रोड शो कोई मतलब नहीं था, लोग परेशान ज्यादा हुए, उससे वोट कटेंगे ज्यादा, मिलने कम है। लेकिन एक चीज पक्की है कि अगर
लोग बीजेपी में जो रोग लगा है कांग्रेस का, चूंकि अब बीजेपी कांग्रेस हो गई है तो आपस में भितरघात, और वो आलोक शर्मा के खिलाफ जो लोग लगे हैं अगर वो कामयाब हो गए तो आलोक को मुश्किल होगी, अन्यथा तो मोदी जी भी आ गए, अमित शाह भी घूम गए हैं, सब है। तो वो जो सबसे बड़ा सवाल है कि पार्टी के भीतर के लोग अगले 3 दिन में अगर कंट्रोल कर लिए गए तो आलोक जीत जाएंगे, अन्यथा मुकाबला तो तगड़ा है। तो मुकाबला भोपाल का भी तगड़ा है, लेकिन जो थर्ड फेज में जो सीट जिस पर सबकी नजरें गड़ी रहेंगी वो है राजगढ़ की, जहां पर दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा गुना में भी अच्छा खासा चुनाव लड़ा जा रहा है और कांटे की टक्कर बनी हुई है, खासकर यादव समाज की जो अपेक्षा हुई है उसको ध्यान में रखते हुए। तो ओवरऑल जो है ये जो थर्ड फेज है इसमें कांग्रेस को काफी उम्मीदें हैं, लेकिन क्या कांग्रेस कुछ उलटफेर करने में कामयाब होगी या नहीं होगी ये तो 4 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन एमपी राउंड अप में आज सिर्फ इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।